Hello, hi everyone. How is everyone doing? Everyone is fine. How's the vacation or you're planning for vacation? Winters are arriving. Okay. Okay, any plan for anything? Okay. Okay, I hope everyone is doing fine. Okay. गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट्स, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट्स होते क्या हैं? ये मेडिकेशन है हमारी, और आप कह सकते हो कुछ ऐसे सब्सटेंस या जो हमारे कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो हम किस कंडीशन को ट्रीट करने में, किसी कंडीशन को या सिम्टम्स को ट्रीट करने में काम आते हैं। ये जैसे हमारा जीआई ट्रैक है, वो अगर किसी कंडीशन से इफ़ेक्ट हुआ है या वहाँ पर कोई भी परेशानी हो रही है, जैसे कि आप मान लो एसिड रिफ्लक्स हुआ, कॉन्स्टिपेशन हुआ, डायरिया हुआ, इनमें से कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसने हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक को इफ़ेक्ट किया है, जीआईटी ट्रैक को इफ़ेक्ट हुआ है, तो वहाँ पे ये सब्सटेंस काम करते हैं इनको ट्रीट करने के लिए, कि ऐसी कंडीशन वो ट्रीट कर पाए। इसमें अगर देखें हम कहाँ से कहाँ तक ये टारगेट करता है, ये हमारा टारगेट होता है ईसोफेगस से कोलन तक, ठीक है। ये पूरे हमारे जितने एजेंट्स हैं ये ईसोफेगस से कोलन तक वर्क करते हैं। कुछ भी इशू आ रहा हो, जैसे इनडाइजेशन का हो, जो हमने कोई भी इशू हो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में, तो वो सब उसको ट्रीट करने के काम में आते हैं। अगर देखा जाए हमारे कौन कौन से बहुत सारे एजेंट हैं, जहां हमने जीआई एजेंट्स की बात की है, तो वहां पे सबसे पहला एजेंट जो आ जाएगा हमारा एंटासिड। ये आई गेस सबने ही सुना होगा एंटासिड के बारे में। ये हमारे क्या करते हैं, स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। हमारे जो स्टमक में एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने में काम आता है। ये तभी यूज़ होंगे जब आपको कोई ऐसी कंडीशन हो जो आपके जीआई ट्रैक को इफेक्ट कर रही हो, ठीक है। आपका हीट बर्न हुआ हो, हार्ट बर्न होते हैं, एसिड रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। एसिड रिफ्लेक्स वापस आपके ईसोफेगस में एसिड आ जाता है, या इंडाइजेशन हो, उस टाइम पे हम एंटासिड लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है। ऐसे आप एंटासिड्स बहुत सारे आते हैं, वो सब ले सकते हो। अब है हमारा जो दूसरा है वो है हमारा H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। H2 R रिसेप्टर के लिए समझ लीजिए, ठीक है, एंटागोनिस्ट। अब देखो जिनका काम क्या होता है, जो हमारे स्टमक में एसिड बढ़ रहा है, जिसका स्टमक एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है, उसको कम करेगा, डिक्रीज कर देगा स्टमक एसिड को, स्टमक एसिड प्रोडक्शन को, ठीक है। ये एसिड है यहाँ पर, और क्या करता है, कैसे करेगा, चलो ठीक है, इसने H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ने हमारा डिक्रीज कर दिया स्टमक एसिड प्रोडक्शन को बाय ब्लॉकिंग H2 रिसेप्टर, हिस्टामिन H2 रिसेप्टर, ठीक है, ब्लॉक कर देगा ये हमारा हिस्टामिन H2 रिसेप्टर। जो भी हमारे स्टमक लाइनिंग पर, जैसे कि कोई भी सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है स्टमक में एसिड, ठीक है, हमारा जैसे स्टमक में लाइनिंग है, लाइनिंग में सेल्स हैं, वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, एसिड, तो क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा, जो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है ये ब्लॉक कर देगा हमारे हिस्टामिन H2 रिसेप्टर जो स्टमक लाइनिंग पर है, ठीक है। इसका काम ये होता है। थर्ड है हमारा प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, PPI, ठीक है, बहुत इजी है। PPI का काम भी वही होता है, हमारे स्टमक के एसिड को, जो एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है उसको कम कर सके, ठीक है, रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ स्टमक एसिड। किसको रिड्यूस करेगा, स्टमक एसिड के प्रोडक्शन को। इसमें क्या टारगेट करेगा, ये प्रोटोन पंप्स जो होते हैं ना हमारे स्टमक में, जैसे कि कोई भी प्रोटोन पंप हुआ स्टमक में, उसको इनहिबिट कर देता है, तभी इसका नाम पड़ा है प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, ठीक है। आप इसका मैकेनिज्म इजीली बता सकते हो कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स क्या करते हैं। हमारे प्रोटोन पंप जो होते हैं स्टमक के सेल लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे स्टमक वॉल की जो लाइनिंग है वहाँ पर सेल है, वो जो एसिड प्रोड्यूस करें, एक तो स्टमक के एसिड को रिड्यूस करते हैं और
किसके थ्रू? प्रोटोन पंप इनहिबिट करके। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है लेग्जेटिव्स। फोर्थ पॉइंट है हमारा लेग्जेटिव। आई थिंक लेग्जेटिव्स तो सबको पता ही होगा। अगर नॉर्मली किसी को भी कॉन्स्टिपेशन हुआ है या फिर एक तरीके से बहुत लंबे टाइम तक आप रिलीज नहीं कर पाते हो, तब भी आप एक देखोगे लेग्जेटिव्स यूज़ होते हैं। ये लेग्जेटिव हमारे कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं। सॉफ्टनिंग ऑफ स्टूल्स, ये स्टूल को सॉफ्टन करता है, स्टूल का वॉल्यूम बढ़ा देता है और क्या करता है? हमारी बॉल मूवमेंट में हेल्प करता है। ये याद रखो, लेग्जेटिव हमारी बॉल मूवमेंट में हेल्प करता है। बहुत सारे लेग्जेटिव हैं जैसे कि बिस्कोडिल, बहुत सारे हैं। और आई थिंक आपको याद होगा, अगर आपने बचपन में या फिर वैसे सुना हो अपने घर में, एक होता है ईसबगोल। हाँ, आई थिंक सुना है ना सबने। हाँ, तो वही उसी की बात करें, वही हमारा लेग्जेटिव होता है। अब है हमारा एंटी डायरियल एजेंट। ठीक है, एंटी डायरियल एजेंट लिखा है तो क्या कर रहा है? ये डायरिया को कंट्रोल करेगा। इनको हम ना, ये तो आप एज इन एक छोटा सा ब्रीफ है याद करने के लिए कि किस लिए कौन से सब्सटेंस या कौन से एजेंट हम यूज़ करते हैं, बट एक होता है ना, आपको इन्हें डीप में भी पढ़ना है कि इनका वर्क कैसे होता है या कैसे कैसे ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एंटी डायरियल एजेंट मैनेज डायरिया नॉर्मली। और क्या करता है? ये हमारे स्टूल की फ्रीक्वेंसी को कम करता है। डायरिया में क्या होता है? आपको मोशन होते हैं बहुत स्पीडी, मतलब लाइक बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली मोशन होते हैं। तो अगर ऐसे होता रहेगा तो डिहाइड्रेट हो जाएगा इंसान, एक ऐसी कंडीशन पर पहुंच जाएगा कि वहाँ मैनेज नहीं कर पाएगा। तो तब हमें एंटी डायरियल एजेंट्स लेने चाहिए कि मैनेज कर पाएँ डायरिया को। जैसे लोप्रामाइड है, बहुत सारे अलग अलग हैं, वो हम देखेंगे आगे जब हम डीप में पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर लाइक टॉपिक, एज अ टॉपिक हम पढ़ेंगे इनको। सिक्स्थ है हमारा एंटी एमेटिक। एंटी एमेटिक पता है सबको? नहीं पता तो हम बताएंगे आपको। ठीक है, एमेटिक जहाँ पे आ जाए तो समझ लो किसी को जैसे वॉमिटिंग हो या नोजिया हो। किसी को वॉमिटिंग होती हो तो उसको हम एंटी एमेटिक एजेंट्स दे सकते हैं। किसी को नोजिया की, लाइक वो कहते हैं ना जी मिचलाना, या फिर थोड़ा सा नोजिया फील हो रहा है, तो उसको एक तो प्रिवेंट या फिर स्टॉप करने के लिए भी काम आता है एंटी एमेटिक एजेंट्स हमारे वॉमिटिंग को। इसमें अगर आप देखो बहुत कॉमन ऑन्डेनसेट्रॉन है, वो आप लोग याद रखना, जब भी कीमोथेरेपी होती है वहाँ पे ये पर्टिकुलर ऑन्डेनसेट्रॉन दिया जाता है। ठीक है, ऑन्डेनसेट्रॉन से ये होता है कि वहाँ पे वॉमिटिंग जो होती है उसको प्रिवेंट किया जाता है, रोका जाता है। वहीं है फिर हमारा प्रोकाइनेटिक एजेंट्स। ठीक है, एक मिनट। सेवेंथ है हमारा प्रोकाइनेटिक एजेंट, ये KI है। ठीक है, प्रोकाइनेटिक एजेंट्स। आप ना, अगर ये तो सिर्फ एज अ ब्रीफ है, आप इसको मैच करने के लिए आप ना नोट से देख लेना। ये क्या करते हैं? हमारा जो GI की मोटिलिटी होती है ना, मतलब मूवमेंट जो होती है, उसको इम्प्रूव कराता है। अरे मोटिलिटी, इसमें ना थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आता है प्रोकाइनेटिक्स की वजह से। और कैसे करता है ये? जो हमारी कोऑर्डिनेट करेगा कॉन्ट्रैक्शन, GI ट्रैक का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें हेल्प करता है कि कैसे, जैसे हमारे GI ट्रैक में जो भी होगा उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, कॉन्ट्रैक्ट्स, तो उसमें मोटिलिटी को एक तरीके से ईजी हो जाता है मूव करने में। जो प्रोडक्ट डाउन द ईसोफेगस टू कोलन जाने होते हैं उनको मूवमेंट में थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है, तो वहाँ पे हम प्रोकाइनेटिक एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हमारा 8th वन है, ये टोटल अगर देखा जाए 9 एजेंट्स होते हैं जो हम नॉर्मली GI ट्रैक के लिए यूज़ करते हैं। एंटी स्पैस्मोडिक एजेंट। ठीक है, एंटी स्पैस्मोडिक एजेंट्स वो होते हैं जब भी हमारे एब्डोमिनल पेन हो। ये तो सबको होता है एब्डोमिनल पेन, कभी ना कभी कुछ आप बाहर का गंदा खा लो या फिर कुछ ऐसा हो जाए जो आपके GI ट्रैक को इफ़ेक्ट कर दे। इंडाइजेशन के टाइम पे भी होता है। एब्डोमिनल पेन हो गया या क्रैम्पिंग हुआ। ठीक है, क्रैम्प्स आ जाते हैं कभी कभी स्टमक में, तो क्या होता है ये ना रिलीव कराता है। एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प से रिलीविंग एजेंट होता है, एक तरीके से आपको इससे राहत दिलाएगा। आपकी जो स्मूथ मसल्स हैं GI ट्रैक में,
ठीक है, जो आपके जीआई में या फिर आप एक तरीके से जीआई ट्रैक में स्मूथ मसल्स होंगी उनको रिलैक्स कराता है, उनको कहता है थोड़ा आराम कर लो। आराम करने से वो रिलैक्स हो जाती हैं तो क्रैम्प्स और थोड़ा एब्डोमिनल पेन में आपको रिलीफ मिलेगा, थोड़ी राहत मिलती है कि हाँ कुछ असर दिखा है इनका। तो वहाँ पे हम एंटी स्पैस्मोडिक एजेंट्स यूज़ करते हैं। अब वहीं पे आते हैं हमारे बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स। ठीक है, बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स क्या होते हैं? ये हमारे एक नॉर्मल सा सोचो, हमारी जो बॉल मूवमेंट है सब कुछ उसी के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, उसको नॉर्मलाइज करता है। मतलब एक तो बल्क प्रोवाइड करेगा, हमारे स्टूल को बल्क और वाटर प्रोवाइड करते हैं। ये जो हमारे बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं ना, इनका काम क्या होता है, स्मूथली आपका जो पैसेज है स्टूल का वो हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखो नॉर्मलाइज कर सकता है, नहीं ये एज ए रिमेम्बरेंस के लिए आप देखो, सॉरी, नॉर्मलाइज क्या करेगा, आपकी बॉल मूवमेंट जो हो रही है उसको नॉर्मलाइज कर देगा, आपको इसी पैसेज में हेल्प करेगा। एक तो बल्क प्रोवाइड करेगा आपके स्टूल को और वाटर प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये इसका हमारे बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स का काम होता है। तो अब हम देखेंगे अपना कि ये कैसे कैसे पर्टिकुलर एक एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डीप में, क्या क्या होते हैं कैसे हैं। तो आप ऐसे आइडिया लग गया आपको, तो अगर इन केस आपका ये कोई टॉपिक रह जाता है तो आप याद से एकदम से लिख सकते हो कि हाँ प्रोकाइनेटिक का क्या था, कि वो जीआई मोटिलिटी में हेल्प करता है, इम्प्रूवमेंट लाता है हमारी मोटिलिटी में। स्पैस्मोडिक, स्पैज्म ना एक तरीके से याद रखना कि जब भी कभी दर्द होगा, थोड़ा स्पैज्म होगा, एब्डोमिनल पेन या क्रैम्प होगा तो उसको रिलीज करने में आएगा। ठीक है, बल्क प्रोवाइड करेगा जिससे हमारा जो स्टूल पैसेज है वो स्मूथ हो जाए। एमेटिक्स हमारे वॉमिटिंग में हेल्प करेंगे, डायरिया में हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, या आपको एक याद रहने के लिए इजी है कि ऐसे ऐसे होगा। लेग्जेटिव्स क्या हैं, पीपीआई प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, H2R एंटागोनिस्ट, एंटासिड्स, ये सब हमारे जीआई एजेंट्स हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट्स हैं। ओके, देखो एसिडिफायर्स, एसिडिफायर्स पता है क्या होते हैं? एसिडिफायर्स हमारे पीएच, जो भी हमारे सॉल्यूशन का पीएच होता है ना, उसको गिराने के लिए काम आते हैं। हमारा एसिड जो होता है उसका पीएच अगर आप देखोगे 1 to 6 अगर नॉर्मली देखा जाए तो इतना पीएच बैठता है, 7 पे वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ना वो एसिडिक रहता है ना बेसिक रहता है। तो क्या करते हैं एसिडिफायर, इसका पीएच गिरा के इसको और एसिडिक बनाने की कोशिश करते हैं हमारे सॉल्यूशंस को। इसको हम बहुत सारे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, फूड में यूज़ करते हैं, प्रेजर्वेटिव्स, बहुत सारी जगह हम अपने एसिडिफायर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, हमारे HCl जो स्टमक में बनता है ना उसका थोड़ा सा प्रोडक्शन इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज होने से क्या होता है, वो डाइजेशन में हेल्प करता है, और एक हमारा क्या कहते हैं एसिडिक इन्वायरमेंट बनाता है। जैसे कि हमारी कुछ कंडीशन हो गई, जैसे हमारे स्टमक में थोड़ा कम एसिड बन रहा है या फिर एसिड बन ही नहीं पा रहा है, तो तब हम एसिडिफायर्स को इंक्लूड करते हैं। वहाँ पे एसिडिफायर्स इंट्रोड्यूस होते हैं जिससे कि वो हमारे स्टमक का एसिड या HCl इंक्रीज कर सकें। ठीक है, वहीं हमारे यूरिनरी एसिडिफायर्स होते हैं, ये तो हमारे स्टमक, यूरिनरी एसिडिफायर्स वो होते हैं वो हमारे यूरिन का पीएच डिक्रीज करते हैं थोड़ा सा, जिससे क्या होता है कि एसिडिक इन्वायरमेंट बनता है। और आप इसको एक तरीके से देखा जाए क्यों यूज़ करते हैं, जब यूटीआई इन्फेक्शन हो ना, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, कभी कभी क्या होता है कि किडनी स्टोन्स हो जाते हैं किसी किसी को, तो वहाँ पे एसिडिक मीडियम में या एसिडिक इन्वायरमेंट में कुछ एंटीबायोटिक्स ना ज़्यादा जल्दी से काम करती हैं, तो वहाँ हमारे यूरिनरी एसिडिफायर्स लगते हैं। फिर आप देखोगे सिस्टमिक एसिडिफायर्स हैं, कुछ सिस्टमिक एसिडिफायर्स क्या करते हैं, हमारे जो फ्लूइड का पीएच है, हमारा बॉडी फ्लूइड्स है ना, उनका भी अपना एक पीएच होता है, वहाँ पे एक एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ज़्यादा एसिडिक कर देता है उनको। और एक तरीके से कुछ मेडिसिन्स हैं जिनका कुछ ना कुछ पोटेंशियल रिस्क है, वो एक तरीके से क्या करते हैं एसिडिक होके उसको थोड़ा सा रिस्क उसका कम कर देते हैं। और एल्कलोसिस में भी काम आते हैं, जब बहुत ज़्यादा हमारा ब्लड में पीएच लेवल बढ़ जाता है या ब्लड का पीएच ज़्यादा हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए, एल्कलोसिस को कम करने के लिए हम सिस्टमिक एसिडिफायर्स यूज़ करते हैं। अब एसिड्स हमने पढ़ चुके हैं, एसिड भी बहुत तरीके के हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, तो इनका बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जिसमें क्या होता है हमारे प्रोटोन का डोनेशन होता है। हमारा ब्लड कैटेगरी में अगर देखा जाए, ब्लड नहीं, ब्रॉड कैटेगरी में अगर हम देखें, ये सब्सटेंस डोनेट करते हैं हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, या आप ये बोल सकते हो प्रोटोन डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो पीएच का
वो किसी भी सॉल्यूशन का pH है ना वो कम हो जाता है, किसकी वजह से? डोनेशन ऑफ प्रोटॉन। अब इसमें आप देखो बहुत सारे हैं हमारे, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में हमारा बेटाडिन HCl हाइड्रोक्लोरिक ग्लूटामिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक है, ये गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स हैं, ठीक है। ये हमारा यूरिनरी एसिडिफायर्स में स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C, अमोनियम क्लोराइड, बेथनामीन, ये यूरिनरी एसिडिफायर्स हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ये हमारे सिस्टमिक एसिडिफायर्स हैं जो नॉर्मली चलते रहते हैं हमारे सिस्टम में। हमारे एसिड्स जो हैं स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, H2SO4, वीक एसिड, एसिडिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिडिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। एज ए आप एसिड कौन कौन से हैं हमारे उनको याद कर सकते हो कि हम सॉल्यूशंस में कौन कौन से एसिड पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं, ठीक है। वहीं पे आता है हमारा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड की प्रिपरेशन क्या है, हम उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? हम क्या करेंगे, कोई भी अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में जब भी कभी रिएक्शन होगा उसको एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइज करके क्या बनाते हैं? अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। इन दोनों रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करके अमोनियम क्लोराइड बनता है। इंडस्ट्री में ये एज अ बाई प्रोडक्ट होता है या सॉल्वे प्रोडक्ट होता है, सॉल्वे प्रोसेस का एक बाई प्रोडक्ट है। जैसे कि हमारा सोडियम कार्बोनेट है ना, सोडा ऐश, उसको प्रिपेयर करने के टाइम पे भी हम यूज़ करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ वाइट सलाइन टेस्ट होता है, सॉल्युबल होता है वाटर में, और इसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती जाती है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा ये उतना ज़्यादा सॉल्युबल होता है। ये अल्कोहल में थोड़ा बहुत स्लाइटली सॉल्युबल है बट एसीटोन में इनसॉल्युबल है। मेल्टिंग पॉइंट 338 डिग्री सेल्सियस, सबलाइम फॉर्म करेगा ये 520 डिग्री सेल्सियस पे। स्टोरेज, आपको एक चीज़ देखना, कभी भी आप कोई एसिड स्टोर करोगे नॉर्मली उसको कूल ड्राई वेल वेंटिलेटेड प्लेस में होगा, क्योंकि हीट और मॉइस्चर से अभी होना चाहिए। ये तो हर किसी प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल है, तो ये आप स्टोरेज कंडीशन हमेशा याद रखो कि ये होनी ही चाहिए। मॉइस्चर से आप थोड़ा सा अवॉइड करो कि मॉइस्चर ना हो, थोड़ा टाइटली पैक्ड हो। यूजेस इसके आप मेडिकल यूज़ देखोगे, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, फूड इंडस्ट्रीज और बैटरीज में भी हमारा अमोनियम क्लोराइड यूज़ होता है। आप इसका ऐसे देखो, ऐसे में इसका डिटर्मिनेशन करते हैं कॉन्सेंट्रेशन या प्योरिटी का, कि अमोनियम क्लोराइड जो हमने प्रिपेयर किया है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, प्योर है या नहीं। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन मेथड हम नॉर्मल लेंगे, उसमें क्या करेंगे, हम अपना स्ट्रॉन्ग बेस जो भी होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड या जो भी है डिज़ोल्व करेंगे। डिज़ोल्व करने के बाद एक नॉन कंसंट्रेशन में डिज़ोल्व करेंगे कि वो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बने। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ही लेते हैं। फिर हमारा अमोनियम क्लोराइड लेंगे, एक कोई सैंपल है, सैंपल के अंदर हमारा अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, कि तभी तो हम ऐसे कर पाएंगे ना कि अपने सैंपल का कि उसमें अमोनियम क्लोराइड है या नहीं। फिर इंडिकेटर के लिए हम फिनोफ्थलीन डालेंगे उस अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन में, मतलब हम सैंपल सॉल्यूशन में इंडिकेटर ऐड करेंगे और देखेंगे इंडिकेटर जो है चेंज करेगा, उसके सॉल्यूशन के कलर को चेंज करेगा जब तक कि वो न्यूट्रल ना हो जाए, ठीक है। टाइट्रेट जो होगा हमारा, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था वो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था, स्टैंडर्ड को हम सैंपल में डालना शुरू करेंगे और चलाते रहेंगे, स्टर करते रहेंगे। जब हमारा अमोनियम क्लोराइड जो है रिएक्ट करना शुरू करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो वो क्या वाटर और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। और वहाँ से क्या होगा, कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही कलर चेंज होगा वहाँ पे हमें पता चलना शुरू हो जाएगा कि हम अपने सॉल्यूशन के न्यूट्रलाइजेशन पार्ट पर पहुँच गए, कि यहाँ पर न्यूट्रल होना शुरू हो गया, कि अब और प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। एक तरीके से ये कह सकते हो। आपको कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है, उसमें आप देखो कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए कि हमने कितना टाइट्रेशन के टाइम पे यूज़ किया है। लाइक 10 ml यूज़ कर लिया, जिससे जब एंड पॉइंट अचीव हुआ, वैसे आप कैलकुलेट करके पता कर सकते हो। और अपना ना वॉल्यूम हम स्टोक्योमेट्री होती है रिएक्शन की, उसके थ्रू भी हम पता करते हैं। फिर हम उससे क्या कैलकुलेट करते हैं कि हमारा जो अमोनियम क्लोराइड है सैंपल वो कितना प्योर है, ठीक है। वहीं पे आता है हमारा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता कैसे है, हम इसको ना कॉन्सेंट्रेटेड HCl को, जैसे कि अगर आप डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है, उसमें आप वाटर ऐड करोगे ना तो वो धीरे धीरे डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा। आप नॉर्मल सा ये सोचो, आपने एक बीकर है,
10 ml का बीकर है, उसमें आपने सॉल्ट मिक्स कर दिया। अच्छा, ये क्या होगा, हमारा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म हो जाएगा। मतलब कॉन्सेंट्रेटेड मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, या इसका एकदम से आप रिजल्ट देख सकते हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। उसको कैसे डाइल्यूट करेंगे, इसी को ना हम इसमें 1000 ml वाटर डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये डाइल्यूटेड फॉर्म हो जाएगा हमारे सॉल्ट का। ऐसे ही हमारा क्या होता है, हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है, ठीक है। उस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को हम कैसे, उसको हम वाटर में डालेंगे। कोई भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, उसको हम वाटर में जब डालेंगे ना, तो क्या होगा, ये डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा एक तरीके से। और इसमें क्या होता है, हमें एसिड को वाटर में धीरे धीरे डालना पड़ता है, क्योंकि एकदम से हीट बनती है। आप कभी भी लैब में डालोगे ना एसिड को वाटर में, तो आप हल्का सा टच करके देखना उस बीकर को या फ्लास्क को, जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है ना, नीचे से हीट होना शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा स्लोली स्लोली करके डालो। अगर आप एकदम डालोगे ना, वो फट भी सकता है, चांसेस हैं कि ग्लास ही टूट जाए एकदम से डालने पर। इसकी प्रॉपर्टी वही कलरलेस होता है, थोड़ा सा येलो दिखता है, एक थोड़ी सी इसकी ओडर भी पंजेंट ऑर्डर होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है। आप देखोगे, अगर आप उसके कभी आपने हैंडल किया है HCl को, तो पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि इसमें ना हाइड्रोजन आयंस डिसोसिएट होते हैं। डिसोसिएट क्या होगा, हमारा HCl डिसोसिएट हो जाएगा किस फॉर्म में, HCl है हमारा हाइड्रोजन प्लस और क्लोराइड आयंस में हो जाएगा सॉल्यूशन में। वहीं आपको इससे थोड़ा सा कोरोसिव नेचर है, तो इससे थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहना है, बच के रहना है कि आपकी स्किन और आपकी आईज में कभी इससे बर्न ना हो जाए, कुछ ऐसा रिएक्शन ना हो जाए। और ये रिएक्ट कर जाता है बहुत सारे मेटल से, हाइड्रोजन रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस, और क्या फॉर्म करेगा, मेटल क्लोराइड फॉर्म करेगा। ये याद रखने की चीज़ें, ये नॉर्मल हमारे HCl की प्रॉपर्टीज़ है। स्टोरेज कंडीशन सेम है, इसको आपको बचा के रखना है, वेल वेंटिलेटेड एरिया में रखना है, क्योंकि एक तो हीट फ्लेम से, थोड़ा सा हीट सोर्स से आपको बचाना है कि ये कांटेक्ट में ना आए तो बेटर है। और कुछ इनकम्पैटिबल मटेरियल्स होते हैं जो इसके कांटेक्ट में आ गए तो थोड़ा सा रिएक्शन हो सकता है, तो उससे थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रखना है इसको, टाइटली सील्ड। ये सब तो चीज़ें ग्लास में रख लो, ठीक है। इसका थोड़ा सा ना कंटेनर ग्लास ही रहे तो बेटर है, प्लास्टिक ना हो तो अच्छा है, मतलब ग्लास ही सही है HCl स्टोरेज के लिए। और यूसेज हमारे एक तो लेबोरेटरीज़ में यूज़ होता है, ठीक है, लैब्स में, फूड इंडस्ट्री में, क्लीनिंग इंडस्ट्री में, मेटल इंडस्ट्रीज़ में, बहुत सारी जगह इसका यहाँ पे यूसेज है कि किसी ना किसी काम में आता है।